फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एलएलबी थर्ड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का लीडिंग केस, जिसमें पहला केस मैंने लिया है नैनसुख दास वर्सेज गोवर्धन दास। और यह दोस्तों संपत्ति अंतरण एवं सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है, जो कि अपना फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर में 6 केस हैं और मैं पहला केस ली हूँ नैनसुख दास वर्सेज गोवर्धन दास। नैनसुख दास शिव नारायण प्रतिवादी है एपिलियंट और गोवर्धन दास रिस्पोंडेंट उत्तरवादी। इसका रेफरेंस है AIR 1948 नागपुर 110, जिसका सब्जेक्ट था संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53, जो कपटपूर्ण आशय से यानी कि कपटपूर्ण अंतरण फ्रॉड ट्रांसफर के विषय में है। दोस्तों, इसका वाद का तथ्य यानी कि फैक्ट ऑफ द केस है, फर्स्ट, बल्लभ दास तथा उसके 2 पुत्र विठल दास एवं वृंदावन दास हैं, जो कि इस वाद में वादी क्रमांक 2, 3 और 4 हैं। बल्लभ दास पिता जो कि है वादी क्रमांक 2 है, और बल्लभ दास के बहन का पुत्र और पुत्र, बहन का पुत्र है गोवर्धन दास वादी क्रमांक 1, और पुत्र है विठल दास और वृंदावन दास। गोवर्धन दास वादी क्रमांक 1 है, विठल दास वादी क्रमांक 3 है और वृंदावन दास वादी क्रमांक 4 है, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है। जिसका मकान का किराया देते हैं वो गोवर्धन दास और विठल दास। मकान का विक्रय है 7,000 रुपया। बल्लभ दास की बहन का पुत्र गोवर्धन दास है, जो कि इस वाद में वादी क्रमांक 1 है। बल्लभ दास एवं उसके पुत्र फर्म रामचंद्र बल्लभ दास के नाम से हरदा एवं भोपाल में व्यापार करते हैं। फोर्थ फैक्ट है, इस फर्म पर कई लेनदारों का ऋण देय था, जिनमें से इंपीरियल बैंक भी एक लेनदार था। और फिफ्थ फैक्ट है, बल्लभ दास के हिस्से की संपत्ति का विक्रय इंपीरियल बैंक के पक्ष में डिक्री के निष्पादन में नीलामी द्वारा हो गया, क्योंकि बल्लभ दास अपने पिता का प्रतिभू था। 6 पॉइंट है, नैनसुख दास शिव नारायण एक बम्बई की फर्म थी, जो कि इस वाद में प्रतिवादी थी। 7 पॉइंट, इस फर्म ने बल्लभ दास और उसके पुत्रों के विरुद्ध एक डिक्री प्राप्त की, जिनके निष्पादन में बल्लभ दास और उसके पुत्रों का हरदा में स्थित मकान कुर्क कर लिया गया। 8 पॉइंट है, इस कुर्की के विरुद्ध गोवर्धन दास ने इस आधार पर आपत्ति की कि हरदा का वह मकान जिसे कुर्क किया गया है वह बल्लभ दास और उसके पुत्रों के बीच हुए बंटवारे में विठल दास को प्राप्त हुआ था। 9 पॉइंट है, विठल दास ने वह मकान गोवर्धन दास को डेट 25/1931 यानी कि 20/5/1931 को विक्रय विलेख द्वारा 7,000 रुपये में बेच दिया था। 10th फैक्ट है, अतः गोवर्धन दास ने कहा कि वह उस मकान का पूर्ण स्वामी है यानी कि मालिक है, किंतु आपत्ति मकान के 1/3 भाग की सीमा तक ही स्वीकार की गई, जो कि विठल दास के हिस्से का भाग था। 11th पॉइंट है, इसके बाद गोवर्धन दास ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 63 के अंतर्गत वाद यानी कि केस प्रस्तुत किया एवं प्रार्थना की कि उसे संपूर्ण संपत्ति का स्वामी घोषित किया जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, यह विचारण न्यायालय यानी कि ट्रायल कोर्ट में केस जाता है। उसके बाद गोवर्धन दास ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 63 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना की कि उसे संपूर्ण संपत्ति का स्वामी घोषित किया जाए तथा संपत्ति का 2/3 भाग भी कुर्क न किया जाए और न ही बेचा जाए, और विचारण न्यायालय ने वाद निरस्त कर दिया। अब यह केस प्रथम अपीलीय न्यायालय में जाता है। वादी ने तब प्रथम अपीलीय न्यायालय में परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की गई तथा परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया गया। केस हाईकोर्ट जाता है उच्च न्यायालय। तब प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध नागपुर उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु कई प्रश्न थे, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न, क्या विवादग्रस्त मकान विठल दास को उसके पिता और भाई से बंटवारे में मिला था? सेकंड प्रश्न था, क्या विक्रय विलेख वास्तविक था अथवा प्रतिफल के बदले में निष्पादित किया गया था? थर्ड, क्या विक्रय विलेख लेनदारों को धोखा देने के लिए
निष्पादित किया गया था, तथा फोर्थ पॉइंट है, क्या उक्त विक्रय विलेख के द्वारा गोवर्धन दास को कोई हक प्राप्त हुआ। प्रथम प्रश्न के संबंध में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विभाजन विलेख का पंजीकरण भोपाल में किया गया, जबकि संपत्ति हरदा में स्थित थी। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 26 के अनुसार यह विभाजन विलेख प्रभावी एवं क्रियाशील नहीं था। द्वितीय प्रश्न के संबंध में न्यायालय ने कहा कि यह पूर्णतः सिद्ध हो गया कि विक्रय विलेख प्रतिफल के बदले निष्पादित किया गया था, अतः विक्रय विलेख वैध था। तृतीय प्रश्न के संबंध में न्यायालय ने कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के अनुसार विक्रय कपटपूर्ण नहीं था और न ही लेनदारों को धोखा देने के आशय से किया गया था। फोर्थ प्रश्न के संबंध में माननीय न्यायाधीशों का मत था कि गोवर्धन दास को संपत्ति में 1/3 भाग प्राप्त हुआ था तथा 2/3 भाग प्राप्त नहीं हुआ था। इसका निर्णय आता है उपरोक्त तर्कों के आधार पर उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार की, जिसका निष्कर्ष आता है अपील स्वीकार की गई। और इस केस का प्रतिपादित विधि का सिद्धांत इस प्रकार है। सामान्य नियम यह है कि संपत्ति संबंधी विलेख वही पंजीकृत होना चाहिए जहां संपत्ति स्थित है। सेकेंड पॉइंट है, हिंदू विधि में मौखिक बंटवारा प्राप्त होता है, किंतु यदि वह लिखित है तो उसे पंजीकृत होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, उस स्थिति में अंतरण कपटपूर्ण नहीं होगा जब लेनदारों को पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया जाता है। और फोर्थ पॉइंट है, उस स्थिति में विबंधन लागू नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति को जिसने अभ्यावेदन दिया था भुलावा देकर कोई हानि न की जाए। तो दोस्तों इस तरह यह केस समाप्त होता है। और दोस्तों केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं।